गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले अपने वेब टेक्नोलॉजी के यूनिट नंबर 3 को। इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे विद 3 ईयर PYQs क्वेश्चन। ये जो हमारी यूनिट नंबर 3 है, ये 2 पार्ट्स में है हमारी। पहला जो हमारा पार्ट है वो हमारा स्क्रिप्टिंग पार्ट है, उसके बाद हमारा इंटरनेट से रिलेटेड पार्ट है। तो आज हम इस वीडियो में दोनों पार्ट्स को भी 3 ईयर PYQs क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, ये यूनिट आपकी काफी अच्छे से हो जाएगी। तो करते वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जावास्क्रिप्ट है क्या? पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इट इज ऑल्सो नोन एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। कि हम जावास्क्रिप्ट को क्या बोलते हैं कि वो हमारी क्या है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। किसके लिए? वेब पेजेस के लिए। कि जब भी हम वेब पेजेस में कोई भी हमें डायनामिक कंटेंट को ऐड करना है तो वहां हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। डायनामिक फॉर एग्जाम्पल, क्या हमारा एक बटन है, हम चाहते हैं कि बटन पे जब हम होवर करें तो उसका कलर चेंज हो जाए, या हम चाहते हैं कि जब हम उस पर क्लिक करें एक इमेज पे तो वो हमारी दूसरी इमेज स्विच हो जाए या दूसरी इमेज हमें दिख जाए, तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक बिहेवियर। डायनामिक बिहेवियर के हम किसका यूज करते हैं? जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जावास्क्रिप्ट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मीनिंग क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली हमारी एक क्या वर्क करते हैं, एक हमारे कम्युनिकेशन के लिए वर्क करती है। क्योंकि हम डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते ना, कंप्यूटर से नहीं कम्युनिकेट कर सकते। अब हमें जो भी अपना काम कराना है या कोई बात बतानी है तो हमें क्या चाहिए? एक लैंग्वेज चाहिए जिसके थ्रू हम बात कर सकें। क्योंकि अगर मैं और आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हमारे बीच में क्या है? लैंग्वेज है, जो कि हिंदी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, या कोई भी अदर लैंग्वेज हो सकती है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए हमें एक बीच में क्या चाहिए होती है? लैंग्वेज चाहिए होती है। उसी लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो हमारी डिफरेंट होते हैं। जावास्क्रिप्ट हो गई, C++ हो गई, जावा हो गई, पाइथन हो गई। ठीक है। इसमें नेक्स्ट में क्या लिखा? वी यूज इट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किस लिए करते हैं? कि हम कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सके। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जावास्क्रिप्ट कैन बी यूज फॉर क्लाइंट साइड डेवलपमेंट एज वेल एज सर्वर साइड डेवलपमेंट। जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसको हम क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के लिए भी यूज करते हैं और सर्वर साइड के लिए भी। अब क्लाइंट साइड यानी फ्रंट एंड में भी हम उसको यूज कर सकते हैं, बैक एंड में भी यूज कर सकते हैं। यानी हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से जो अपना डेटाबेस से जो डेटा है हम उसको भी फेच कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है जावास्क्रिप्ट का वर्क। अब नेक्स्ट क्या, मैंने एक डायग्राम बनाया जो कि हमारा इनपुट, कंप्यूटर और आउटपुट। हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से अपना जो भी इनपुट है हम उसको कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है, जो भी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वो कुछ भी हो सकती है, और फिर वो हमें उसी अकॉर्डिंग हमें क्या देता है? आउटपुट देता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारा ट्रांसलेटर का। ट्रांसलेटर यानी आप और मैं, अगर आपको इंग्लिश आती है, मुझे हिंदी आती है, तो आप ना ही मेरी हिंदी समझ सकते हैं ना ही मैं आपकी इंग्लिश समझ सकती हूँ। तो बीच में एक ट्रांसलेटर चाहिए जो कि हिंदी भी समझ सके और इंग्लिश भी समझ सके। इसी तरीके से हमारा ट्रांसलेटर होते हैं हमारे दो टाइप के, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, जो कि हमारा क्या करते हैं? हमारे ह्यूमन रीडेबल कोड को मशीन रीडेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। अब मशीन जो होती है हमारी, वो क्या समझती है? वो हमारी बाइनरी लैंग्वेज समझती है, जो कि 0 या 1 होता है। तो बेसिकली हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज है इंग्लिश को, वो क्या करता है? ट्रांसलेट करता है बाइनरी लैंग्वेज में। कौन? ट्रांसलेटर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वेरिएबल, स्कैनएफ, प्रिंटएफ, ये क्या है? ये इंग्लिश के ही वर्ड है, लेकिन क्या वो प्रिंटएफ, स्कैनएफ समझ रहा है? नहीं समझ रहा ना। तो वो किसको वो कन्वर्ट कर रहे हैं 0 या 1 में, तब वो समझ पा रहा है कंप्यूटर कि हम उसको क्या बोलना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं। अगर हम 0 या 1 में बाइनरी में कोड लिखने लगे तो हमसे लिखा ही नहीं जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है वहां। आई होप आपको क्लियर होगा कि जावास्क्रिप्ट है क्या। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स तो काफी सिंपल है। अगर आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, XYZ हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहां आपको डेटा से डील करना होता है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप क्या करते हैं? डेटा से डील करते हैं। अब उस डेटा को आपको कहीं सेव भी तो कराना होगा। अब डील तो आप कर रहे हैं उस डेटा के साथ, आप उस डेटा को सेव कहाँ कराएंगे? तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है वेरिएबल्स का, कि डेटा को सेव कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं? वेरिएबल्स का। वेरिएबल्स एक तरीके से समझ सकते हैं आप, कंटेनर हो सकता है जो कि हमारे कुछ भी वैल्यूज को, कुछ भी डेटा को स्टोर करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि वेरिएबल्स हमारा क्या होता है। वही मैंने इसमें लिखा हुआ, इन जावास्क्रिप्ट अ वेरिएबल इज अ कंटेनर दैट स्टोर डेटा वैल्यूज। जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या है? एक तरीके से कंटेनर है जो क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हमारा क्या है? डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इट इट्स वन ऑफ द की पार्ट ऑफ द डॉम। डॉम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले, अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत भी आपको पता होगा, तो जावास्क्रिप्ट में आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं डॉम का, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल।
जो कि हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। वेबसाइट को इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम डॉम का बहुत बार यूज़ करते हैं, मैक्सिमम टाइम डॉम का यूज़ करते हैं। किसी भी एलिमेंट का HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना, उसमें कुछ भी चेंजेस करना, तो हम किसकी हेल्प से कर पाते हैं? डॉम की हेल्प से कर पाते हैं। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल प्रोवाइड अ वे टू इंटरेक्ट विद HTML एलिमेंट ऑफ वेब पेजेस। मैंने आपको क्या बताया कि डॉम की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं? अपने HTML एलिमेंट से इंटरेक्ट कर पाते हैं। किसकी हेल्प से? डॉक्यूमेंट्स की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट दैट गिव एक्सेस टू एंड मैनिपुलेट द करंट लोडेड HTML डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारा करंट लोडेड HTML डॉक्यूमेंट है, उसमें अगर हमें कोई भी चेंजेस करने या हमें उसे एक्सेस करना है, तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से करेंगे। बेसिकली ये हमारा वर्क क्या होता है कि हमारे अंदर कुछ इसके अंदर इवेंट लिसनर्स होते हैं, जो कि हमारे किस लिए यूज आते हैं? किसी भी HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, या कुछ सेलेक्टर्स होते हैं। अगर आपको HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करना है, तो वो आप किसकी हेल्प से करेंगे? डॉम की हेल्प से, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। आई होप आपको क्लियर होगा कि डॉम का कॉन्सेप्ट हमारा है क्या। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हमारे क्या होता है? स्टेटमेंट्स, जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड एंड कमेंट। बेसिकली जो हमारे स्टेटमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? सिंपली अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि हमारे स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। आपने कुछ भी कोड लिखा, लेट एक्स वाई जेड, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 6, जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो ये सब क्या है? ये सब स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के अंदर कुछ भी वैल्यूज हो सकती है, कोई ऑपरेटर हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है, कोई कीवर्ड या कमेंट आपने कुछ भी लिखा है, तो वो सब क्या है? हमारे स्टेटमेंट है। जैसे कि ये भी हमारे स्टेटमेंट 1 है, ये हमारे स्टेटमेंट 2 है, ये हमारे स्टेटमेंट 3 है, ये हमारे स्टेटमेंट 4 है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्टेटमेंट का इन जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन। फंक्शंस क्या होता है? फंक्शन बेसिकली हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम ही होता है फंक्शन का कॉन्सेप्ट। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमारे एक स्पेसिफिक काम के लिए हम उसको यूज करते हैं, या स्पेसिफिक काम के लिए हम उसको जनरेट करते हैं या बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सम का कोई फंक्शन बनाया आपने कि वो 2 नंबर का सम करता है। अब अगर आपको पूरे कोड में जहां पे भी आपको सम करना हो, तो सिंपली आप उसको क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिससे आपका जो कोड है, कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होती है, लाइन ऑफ कोड कम होता है, ये मिनिमाइज करता है कोड को फंक्शन। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तब इसमें जो पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ? अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। वही है कि जावास्क्रिप्ट में फंक्शन क्या होता है कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। एक पर्टिकुलर काम के लिए हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट में जो हमारे फंक्शंस होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं, ES5 एंड ES6। ES6 हमारा अभी लेटेस्ट वर्जन है, ES5 हमारा थोड़ा पुराना है। ES5 में हमारे 3 फंक्शंस आते हैं। हमारे पहला आता है फंक्शन स्टेटमेंट, फंक्शन एक्सप्रेशन एंड एनोमनस फंक्शन। और ES6 में क्या आता है? फैट एरो फंक्शन। ये आपको थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया कि जावास्क्रिप्ट में हमारे 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, ES5 एंड ES6। अब हमारे काफी सारे फंक्शंस होते हैं, वो हम देखेंगे। अब बेसिकली फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है? नॉर्मली सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? फंक्शन कीवर्ड का, फिर फंक्शन नेम। माई फंक्शन जो है वो क्या है? हमारा फंक्शन का नेम। फिर क्या? हमारे पैरामीटर्स, और उसमें कोई भी आप कोड लिखें या कुछ भी आपको रिटर्न करना हो तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। पहले फंक्शन, फिर फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर और फिर कोड। इस तरीके से हम फंक्शन का, ये हमारा क्या होता है? सिंटेक्स होता है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स कितने, काफी सारे टाइप्स के होते हैं फंक्शन। हम यहाँ सिर्फ मेनली 3 टाइप के देखेंगे कि जो हमारी बेसिक आइडिया हो जाए। पहला होता है हमारा नेम्ड फंक्शन। नेम्ड फंक्शन तो आपको सिंपली जो आप नॉर्मली यूज करते हैं, किसी फंक्शन को नाम देते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये जो एग्जांपल लिया था, ये हमारा नेम्ड फंक्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि मैंने इस फंक्शन में एक उस फंक्शन का नेम रखा है, तो उस फंक्शन को हम बोलेंगे नेम्ड फंक्शन। वही इसमें लिखा है दीज आर स्टैंडर्ड फंक्शन डिफाइन यूजिंग द फंक्शन कीवर्ड विद अ स्पेसिफिक नेम। ये हमारे जो नेम्ड फंक्शन होते हैं, हमारे एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सबसे बेसिक फॉर्म होती है फंक्शन की, फंक्शन को क्रिएट करने की। और उसका सिंटैक्स सिंपल है, फंक्शन फिर फंक्शन नेम, फिर हमारे क्या होते हैं? कुछ पैरामीटर्स होता है। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड, जो भी आपका कोड लिखना है। ठीक है, यह होता है हमारा नेम्ड फंक्शन। दूसरा होता है ना हमारा अनोमनस फंक्शन। अनोमनस फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होता है? जिस फंक्शन का हमारा नेम नहीं होता। यहाँ हम फंक्शन का नेम रखते हैं, लेकिन अनोमनस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है उस फंक्शन का नेम ही नहीं होता। हम क्या करते हैं? उस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं। ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा एनोमनस फंक्शन का। वही इसमें लिखा है दीज आर फंक्शन दैट डू नॉट हैव अ नेम
जिस फंक्शन के पास नेम नहीं होता उसको बोलते हैं हम अनोमनस फंक्शन एंड यूजुअली असाइन टू वेरिएबल, और उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। जैसे कि आप सिंटैक्स देखेंगे, वेरिएबल माई फंक्शन, ये मैंने क्या क्रिएट किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उस फंक्शन को उस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या कर दिया, असाइन कर दिया है। ये होता है हमारा एनोमनस फंक्शन। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एरो फंक्शन। एरो फंक्शन हमारा बहुत वाइडली यूज होता है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखी होगी तो आप मैक्सिमम टाइम किसको यूज करते होंगे, एरो फंक्शन को यूज करते होंगे। एरो फंक्शन को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो उसका सिंटैक्स है वो काफी छोटा है, काफी कॉन्साइज है। अगर आप अदर फंक्शंस में देखेंगे तो सबसे कॉन्साइज वे और सबसे इफेक्टिव वे है फंक्शन को क्रिएट करने का। वही इसके अंदर लिखा है, एरो फंक्शन आर मोर कॉन्साइज सिंटैक्स। सबसे कॉन्साइज सिंटैक्स हमारे किसका, एरो फंक्शन का। सिंपली इसमें क्या होता है, आपको यहाँ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, फिर एक एरो लगाना होता है और फिर क्या होते हैं, हमारे कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ठीक है, ये फंक्शन होता है। अब इससे भी आप किसी फंक्शन को, ये जो एरो फंक्शन होता है, आप इसको भी क्या कर सकते हैं, एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो भी हमारा एरो फंक्शन वर्क करेगा। एरो फंक्शन बहुत ज्यादा वाइडली यूज है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे टाइप ऑफ फंक्शन या फंक्शन का कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है। अब बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2018-19 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द रोल ऑफ जावास्क्रिप्ट टू डेवलप अ वेब पेज, राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक अ टेक्स्ट बॉक्स इज आइदर एम्प्टी और नॉट। आपको क्या बताना था कि जावास्क्रिप्ट का, आप जब भी वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का क्या रोल होता है, और आपको एक फंक्शन क्रिएट करना था कि हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारा एम्प्टी है या नहीं है। तो सिंपल, आपको जावास्क्रिप्ट तो पता है कि जावास्क्रिप्ट क्या है, हमने अभी इंट्रोडक्शन में काफी जावास्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा कि जावास्क्रिप्ट हमारी क्या है, हम उसमें वो सब लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें फिर भी लिखा हुआ है क्या है ये, जावास्क्रिप्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेवलपिंग डायनामिक एंड इंटरेक्टिव वेब पेजेस। सब जावास्क्रिप्ट हमारी क्रूशियल वे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी हम किसी भी डायनामिक, जब भी हम वेब पेज को क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर जो भी डायनामिक कंटेंट होता है वो हमारी किसकी हेल्प से आता है, वो हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से उसके अंदर ऐड कर पाते हैं। हियर अ ब्रेक डाउन ऑफ इट्स मेन फंक्शन। कुछ मैंने मेन फंक्शंस को डिफाइन कर दिया है जावास्क्रिप्ट के। पहला क्या है हमारा, क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव। क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव मीन्स ये, जावास्क्रिप्ट रन ऑन द क्लाइंट ब्राउजर इनेबलिंग इंटरेक्टिविटी विदाउट नीडिंग टू कम्युनिकेट विद द सर्वर। बेसिकली जो आपका खुद का ब्राउजर है, अगर आप जैसे जावास्क्रिप्ट का कोड जो है अपने ओन ब्राउजर पे आप रन कर पाते हैं। ठीक है, आपको कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती कम्युनिकेशन के लिए। तो इसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड इंटरेक्टिव, कि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो अपने जो यूजर का ब्राउजर है उस पर ही रन कर पाता है, उसे कोई भी सर्वर की जरूरत नहीं होती कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। डॉम मैनिपुलेशन तो मैंने आपको काफी अच्छे से समझा दिया है कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, एक रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ HTML एलिमेंट एज अ ट्री स्ट्रक्चर। और एक इसमें मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है वो क्या करता है, हमारा जो भी HTML डॉक्यूमेंट है उसको एक ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करता है। कि जब भी हम डॉम में HTML स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या हुआ है, ट्री स्ट्रक्चर में उसको वो रिप्रेजेंट करता है। ये हमारा होता है हमारा डॉम मैनिपुलेशन। और जो मैंने पहले आपको डॉम के बारे में बताया, आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग यानी JavaScript enable developer to define actions that occur in response to user interaction such as click, mouse movement. जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलिंग काफी ज्यादा यूजफुल है। अब किस तरीके से यूजफुल है इवेंट हैंडलिंग, यानी आप चाहते हो कि जब मैं माउस मूव करूं तो मेरे साथ जो मेरे पीछे इमेजेस है वो भी मूव करे, कुछ इस तरीके से। या आप चाहते हैं कि आप जब भी माउस मूव करें तो आपके साथ एक पॉइंटर वर्क करे, उसके साथ ही माउस मूवमेंट के साथ ही आपको एक पॉइंटर वर्क करे। तो ये सब क्या होते हैं, इवेंट्स होते हैं। इवेंट्स हमारा एक ऐसा वे है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने यूजर का, जो भी यूजर चाह रहा है, जो भी यूजर अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए वर्क कर रहा है, तो वो इवेंट की हेल्प से काफी इजी कर पाता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि क्लिकिंग हो गया, माउस मूवमेंट हो गया, ये सब। ठीक है, कि हम इसमें क्या करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा इवेंट हैंडलिंग। इवेंट हैंडलिंग नेक्स्ट क्या है हमारा, फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज क्या है, जावास्क्रिप्ट हैज अ रिच इकोसिस्टम ऑफ अ फ्रेमवर्क एंड लाइब्रेरीज। जावास्क्रिप्ट के अंदर काफी ज्यादा हमारे फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज यूज करते हैं, जैसे सच एज रिएक्ट, एंगुलर, काफी ज्यादा होती हैं। तो रिएक्ट और एंगुलर हमारी क्या है, फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज ही है ये हमारी। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट हमारी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी तो है, ये कोई फ्रेमवर्क नहीं है हमारा रिएक्ट, ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ठीक है, आई पे आपको क्लियर होगा। और इसमें आप कुछ
अपने पास से ये पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं, जो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हुई हो अब तक देखकर कि जावास्क्रिप्ट है क्या, या आपको पहले से प्रीवियसली नॉलेज हो तो आप इसमें वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मैंने मेन फीचर्स आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना था कि चेक बॉक्स जो है हमारा वो एम्प्टी है या नहीं है। ये तो सिंपल फंक्शन है, एम्प्टी है या नहीं है, जहाँ होने की या ना होने की कंडीशन आती है वहां आपको पता है क्या यूज करना होता है, इफ एल्स यूज करना होता है, सिंपल। अब इसमें क्या क्या फंक्शन का नेम क्या, इस टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी, क्या टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी है। फिर मैंने पैरामीटर, यहाँ आपको पैरामीटर पास करना था, पैरामीटर में क्या पास किया, टेक्स्ट बॉक्स। फिर इफ कंडीशन लगाई, इफ टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम इक्वल इक्वल हमारी अगर एम्प्टी है तो वो एम्प्टी है, अदरवाइज नहीं है। अब टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है, इसका मीनिंग क्या है कि टेक्स्ट बॉक्स की जो वैल्यू है क्या वो क्या है, एम्प्टी है, ऐसी है तो वो है या नहीं है। यहाँ जो ट्रिम है ये हमारा डॉट ट्रिम इसलिए यूज हुआ है कि हमारा जो भी इनपुट है, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं उसमें कोई भी टैब हो या स्पेस हो, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एंश्योर करने के लिए हम डॉट ट्रिम का यूज कर रहे हैं इसके अंदर। ये तो बहुत सिंपल फंक्शन आपको क्रिएट करना है कि इफ और एल्स का, कि सिंपल है तो ट्रू कर दें आप, रिटर्न नहीं है तो फॉल्स कर दें। ठीक है, आई पे आपको क्लियर होगा। अब मैंने नॉर्मल फंक्शन का यूज किया, नेम्ड फंक्शन का यूज किया। अब मैंने आपको काफी सारे टाइप बता दिए, तो आप किसी और टाइप से भी इसको कर सकते हैं। अब पॉइंट में मैंने लिखा हुआ है कि जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू है वो हमें क्या बता रहा है, वो हमें रिट्रीव करिए द वैल्यू ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो हमें कौन ला के दे रहा है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू, जो हमने इफ कंडीशन में यूज किया। इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि जो भी हमारी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू वो हमारी आ पा रही है। और डॉट ट्रिम की हेल्प से क्या हो रहा है, दिस एंश्योर दैट एन इनपुट कंटेनिंग ओनली स्पेस और टैब्स, कि जो भी हमारा इनपुट है कि यह एंश्योर करना कि वो कंटेन कर रहा है ओनली स्पेस और टैब्स। ठीक है, ये हमारा होता है इसका वर्क। आज सिंपल ये तो आप यूज कर सकते हैं कि टेक्स्ट बॉक्स डॉट वैल्यू इक्वल इक्वल ये है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारा ये फंक्शन हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट में आप ये समझ सकते हैं, अगर आपने ऑब्जेक्ट को सीख लिया तो आपको जावास्क्रिप्ट बहुत इजी लगेगी। ठीक है, वही है इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट आर किंग। जावास्क्रिप्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट किंग है। इफ यू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट यू अंडरस्टैंड जावास्क्रिप्ट। अगर आप ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पूरी जावास्क्रिप्ट समझ जाएंगे। एक इतना मेन रोल प्ले करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। अब बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है, ऑब्जेक्ट होता है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज। काफी सारी प्रॉपर्टीज को अगर हम एक साथ कलेक्ट कर दें तो वो हमारा एक क्या बन जाता है, एक हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट का, कि पहले कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट इक्वल, और फिर यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, हमारा ये सिंटेक्स होता है किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट के अंदर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर दो चीजें आती हैं। पहली हमारी आती है सिंक्रोनस पार्ट, नेक्स्ट आती है हमारी एसिंक्रोनस पार्ट। बेसिकली जो सिंक्रोनस वर्ड है उसका मीन्स क्या है, उसका मीन्स ये है कि कोड जो हमेशा, जो कि हमारा कोड है, कोड हमेशा हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। पहले लाइन 1 एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अगर लाइन 2 एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही किसी प्रॉब्लम की वजह से तो 3 एग्जीक्यूट नहीं होगी, जब तक 2 एग्जीक्यूट पूरी कंप्लीट नहीं होगी। इस तरीके से ये होता है हमारा सिंक्रोनस का काम। एसिंक्रोनस का काम क्या है, एसिंक्रोनस का काम यह है कि जो भी हमारा जो कोड है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, एसिंक्रोनस कोड लाइन बाय लाइन नहीं चलता है, सारे एसिंक्रोनस कोड एक साथ ही शुरू हो जाते हैं। जो भी सारा कोड है हमारा एसिंक्रोनस कोड वो एक साथ ही शुरू हो जाता है, वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट नहीं होता। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है सिंक्रोनस का और एसिंक्रोनस का। और मैं एक चीज और आपको बता दूं कि जो हमारा सिंक्रोनस का कोड है वो हमारा जो एग्जीक्यूट होता है वो हमारा मेन स्टैक में होता है, और जो एसिंक्रोनस का कोड है वो हमारा जो है वो हमारा साइड स्टैक में एग्जीक्यूट होता है। अब यहाँ हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, एक हमारा मेन स्टैक होता है, एक हमारा साइड स्टैक होता है, इस तरीके से कुछ वर्किंग होती है बिहाइंड द सीन, हम उस पर नहीं जाएंगे। सिर्फ अभी हम इतना समझेंगे कि एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस का क्या मीनिंग है और वो कहाँ एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। अब ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, एजेक्स। एजेक्स हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है 2021-22 में। तो क्वेश्चन था क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एजेक्स अलोंग विद इट्स एप्लीकेशन, मेंशन अ सुटेबल एग्जांपल। आपको क्या बताना था कि एजेक्स किस तरीके से वर्क करता है और एजेक्स है क्या, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस बतानी थी एक सुटेबल एग्जांपल के साथ। अब एजेक्स है क्या, एजेक्स स्टैंड फॉर एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल।
एजेक्स की फुल फॉर्म क्या है कि एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। अब एसिंक्रोनस का वर्ड, जो यहाँ एसिंक्रोनस वर्ड आ रहा है, आई होप आपको क्लियर होगा कि एसिंक्रोनस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये एजेक्स है क्या? एजेक्स इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, रादर इट इज अ सेट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज। एजेक्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। आप काफी बार देखोगे कि किसी को ज्यादातर ये सोचते हैं कि जो हमारी एजेक्स है वो हमारी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एजेक्स जो है हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। सिर्फ ये क्या है, जो भी हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है उनका सेट है, यानी उनका कलेक्शन है। कौन? एजेक्स, ठीक है। अब एजेक्स किस तरीके से क्या होता है? एजेक्स हेल्प इन फैचिंग डेटा एसिंक्रोनसली विदाउट रिफ्रेशिंग इंटरफेसिंग विद द एग्जिस्टिंग पेज। मतलब क्या है कि एजेक्स हमारा इतना पावरफुल है कि आप कोई भी डेटा को फेच कर रहे हैं तो वो दूसरे किसी भी पेज को इंटरफेसिंग नहीं करेगा, यानी उसे कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। आप अगर कोई भी डेटा फेच करना चाह रहे हैं एसिंक्रोनसली तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। नो पेज रिलोड और रिफ्रेश, आपको बार बार रिलोडिंग और रिफ्रेशिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि आपको बार बार अपना पेज रिलोड और रिफ्रेश करना नहीं पड़ेगा अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं। मॉडर्न वेबसाइट यूजिंग जेसोन इंस्टीड और एक्सएमएल फॉर डेटा ट्रांसफर। जो मॉडर्न वेबसाइट होते हैं वो डेटा ट्रांसफर के लिए जेसोन फॉर्मेट का यूज करें, ना कि एक्सएमएल का। जेसोन जो हमारा है एक फॉर्मेट है जिसमें जो भी हमारा डेटा होता है वो स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब आपको क्लियर होगा कि एजेक्स है क्या। अब एजेक्स, ये हमने एक चीज पढ़ी कि एजेक्स हमारे के सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज है। अब उसके अंदर टेक्नोलॉजीज क्या है, यहाँ हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि एजेक्स क्या है, हमारा सेट ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज है। अब वो टेक्नोलॉजीज क्या है? एसिंक्रोनस, जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। इन तीनों एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के सेट को ही हम एजेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, वाई यूज एजेक्स। हम एजेक्स का यूज क्यों कर रहे हैं? नो पेज रीलोड और रिफ्रेश, हमें कोई भी पेज को बार बार रीलोड और रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेटर यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजर का एक्सपीरियंस है वो क्या होगा, बेटर होगा। वेरी इंटरेक्टिव, जो हमारी वेबसाइट है वो इंटरेक्टिव बनेगी। और जो बैंडविड्थ है उसको भी हमारा क्या होता है, इस इम्पैक्ट पड़ता है अगर हम एजेक्स का यूज करते हैं। ये तीन मेन यूजेस हैं कि हम एजेक्स को क्यों यूज करें या एजेक्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब हाउ इट वर्क्स, ये किस तरीके से वर्क करता है। एजेक्स यूजेस एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो कॉल्ड एक्सएचआर ऑब्जेक्ट टू अचीव दिस। एजेक्स क्या यूज करता है, एक ऑब्जेक्ट यूज करता है जो कि एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट है। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एजेक्स यूज करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सएचआर। उसको फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना कि किसी का एक निकनेम भी होता है, इसी तरीके से इसका एक निकनेम है एक्सएचआर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मॉडर्न वेबसाइट यूजेज जेसोन इंस्टीड और एक्सएमएल फॉर डेटा ट्रांसफर। वही है कि जो मॉडर्न वेबसाइट है वो यूज कर रहे हैं जेसोन इंस्टीड ऑफ एक्सएमएल, किसके लिए, डेटा ट्रांसफरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेटा कैन बी ट्रांसफर इन एनी फॉर्मेट एंड प्रोटोकॉल्स नॉट ऑलवेज एचटीटीपी नेसेसरी। अगर आप एजेक्स का यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप जब डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हो या वो एचटीटीपी फॉर्मेट में ही हो, वो किसी अदर फॉर्मेट में या अदर प्रोटोकॉल्स में भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको डेटा ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है। ये वो हमारा कॉन्सेप्ट होता है कि किस तरीके से वर्क करता है। अब ये क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। क्लाइंट हम कुछ भी आप ब्राउजर पे सर्च कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, हम क्लाइंट है, जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं तो वो हम हो गए क्लाइंट। सर्वर क्या होता है, सर्वर हमारा एक इंटरमीडिएट का वर्क करता है, ठीक है। सर्वर से हम डेटा फेच करते हैं, सर्वर के पास एक सारा डेटा होता है, वहां से हमें डेटा चाहिए होता है तो वहां से हमारे पास डेटा आ जाता है। सर्वर आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सर्वर का कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है, ठीक है। अब हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो ब्राउजर पर हमारा सर्चिंग या जो भी हम इवेंट किस तरीके से अकर होता है। फॉर एग्जाम्पल एन इवेंट, अगर कोई इवेंट हुआ, क्रिएट एन एक्सएमएल एचटीटीपी ऑब्जेक्ट सेंड एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सबसे पहले आप ब्राउजर पे गए, आपने सर्च किया कि वेब टेक्नोलॉजी यूनिट 3, आपने ब्राउजर पे सर्च किया, ठीक है। अब वहां क्या हुआ, अब एक इवेंट क्रिएट हुआ, इवेंट अकर हुआ। इवेंट क्या अकर हुआ कि आपको क्या करना है, यूनिट 3 वेब टेक्नोलॉजी की चाहिए, तो क्रिएट एन एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। अब जो आपने सर्च किया है उसका क्या क्रिएट हो जाएगा, एक एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और फिर वो क्या, एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा इंटरनेट के थ्रू। किसके पास चला जाएगा, वो सर्वर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब वो सर्वर के पास पहुंच गया। अब सर्वर के पास क्या पहुंच गया, हमारी रिक्वेस्ट पहुंच गई। अब सर्वर उसको क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और समझेगा कि आपको क्या देना है। वो उसको समझेगा और क्या एक रेस्पॉन्स क्रिएट करेगा, जो भी आपको डेटा चाहिए ब्राउजर पे वो आपको डेटा भेज देगा। किसका यूज करके, इंटरनेट का यूज करके
आपके पास डेटा मिल जाएगा और आप उस डेटा को यूज कर सकते हैं। ये अब इतना बड़ा प्रोसेस है। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ जब हम सर्च करते हैं ब्राउजर पे वो तो बहुत कम टाइम लेता है, बहुत माइक्रो सेकेंड लेता है। तो ये जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, एक्सट्रीम फास्ट होता है कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि जो बैक एंड में वर्क चल रहा है वो कितना फास्ट चल रहा है या कितना वर्किंग हो रही है। आई होप आपको क्लियर होगा कि ये जो वर्किंग है एजेक्स से वो किस तरीके से हमारी वर्किंग हो रही है। पहले इवेंट क्रिएट हो रहा है, फिर हमारी एक रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर के पास, फिर सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ रहा है और उसको प्रोसेस कर रहा है और एक रेस्पॉन्स क्रिएट कर रहा है कि वो जो यूजर है वो डेटा कौन सा चाह रहा है। फिर इंटरनेट के थ्रू हमें ब्राउजर पे क्या मिल जाता है, अपना जो भी हमें डेटा चाहिए होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा। वही इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट एन इवेंट अकर इन अ वेब पेज, द पेज इज लोडेड, अ बटन इज क्लिक। वही जो मैंने आपको वर्किंग समझाई है वही मैंने इसमें पॉइंट में लिखे हुए कि एक इवेंट अकर हुआ वेब पेज में, फिर वो पेज लोड हुआ, फिर बटन क्लिक हुआ, फिर वो जो नेक्स्ट में क्या किया XML HTTP ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हुआ, फिर सेंड हुआ, फिर सर्वर के पास पहुंचा, सर्वर ने प्रोसेस किया। वही इन सब में लिखा। आप एक बार खुद से पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या है हमारे एप्लीकेशंस हमारी एजेक्स की है कहाँ हम एजेक्स का यूज करते हैं। अपडेटिंग अ वेब पेज विदाउट रिलोडिंग द पेज। अब हम चाहते हैं आपने एक वेब पेज बनाया, अब आप उसमें जो कुछ कंटेंट है, आपको कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ उसमें, आप चाहते हैं आपकी कुछ मिस्टेक हो गई उस पैराग्राफ में तो आप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जब आप चेंज कर लें तो कोई भी आपको रिलोडिंग की जरूरत नहीं पड़े। आपको बार बार रिलोड करना पड़ता है ना ऊपर से, तो आप चाहते हो कि मुझे बार बार रिलोड करना ना पड़े, मैं सिंपली चेंज कर दूं और वो मेरा चेंज हो जाए। ठीक है, तो वहां आप किसका यूज करेंगे, एजेक्स का, कि आप कोई भी अपडेट करते हैं विदाउट रिलोडिंग द पेज, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजेक्स। नेक्स्ट क्या, रिक्वेस्टिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर आफ्टर द पेज हैज बीन लोडेड। आप डेटा की रिक्वेस्ट करना सर्वर पर कब, जब आपका पेज रिलोड हो चुका हो। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, सेंडिंग डेटा टू द सर्वर। डेटा पे अगर आपको सर्वर के पास जो है डेटा सेंड करना है इन द बैकग्राउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द यूआई और अदर प्रोसेसेस, यानी आपको सर्वर पर डेटा भेजना है और कोई भी अदर काम हो रहा है आप उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो वहां पे भी आप किसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एजेक्स का यूज करते हैं। एजेक्स क्या करता है, डायरेक्टली वो सर्वर से कम्युनिकेट कर आपको डेटा सेंड कर देता है और जो भी एग्जिस्टिंग काम चल रहा है उसको कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करता। ये 3 मेन एप्लीकेशन है एजेक्स की। आई होप आपको क्लियर होगा। एग्जाम्पल क्या है, रिक्वेस्ट XML फाइल्स, रिट्रीव सर्वर डेटा फ्रॉम द PHP। रिक्वेस्ट करता है XML फाइल्स को, रिट्रीव करता है हमारा सर्वर से डेटा विद PHP का यूज करके। रिट्रीव डेटाबेस इंफॉर्मेशन, डेटाबेस से जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको रिट्रीव करना। ये हमारे क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके, एजेक्स के। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर ये क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता कि ये आपको इसमें लिखने में कोई दिक्कत होगी। आप काफी अच्छे से और काफी डायग्राम के थ्रू आप भी इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर मिले। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेट इन जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट में डेट क्या होता है, डेट हमारे एक ऑब्जेक्ट होता है। डेट ऑब्जेक्ट एनकैप्सुलेट एन इंटीजर नंबर दैट रिप्रेजेंट मिली सेकेंड। डेट ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपने अंदर कुछ एनकैप्सुलेट करता है इंटीजर नंबर जो रिप्रेजेंट होता है हमारे मिली सेकेंड्स में। जब भी आप डेट देखोगे तो आपकी डेट काफी बड़ी सी आएगी, तो वो किस में होती है, हमेशा मिली सेकेंड में आपकी क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। कब से ऐसा होता आ रहा है, वो 1 जनवरी 1970 से ये स्टार्ट हो गया था हमारा डेट ऑब्जेक्ट, और वो हमेशा से ही आज भी आप देखोगे अगर प्रिंट करके तो वो किस में प्रिंट करता है, हमारा मिली सेकेंड में प्रिंट करता है। अब आपको डेट कभी नहीं पूछेगा, वो आपसे क्या पूछेगा, इसके ऊपर प्रोग्राम पूछेगा, जो कि हमारे 2021-22 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या, डिजाइन अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड द टाइम इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। आपको क्या पूछा था कि आप जावास्क्रिप्ट पे एक प्रोग्राम बनाइए जो आपको करंट डेट और टाइम बताए, हमें किस फॉर्मेट में, उन्होंने फॉर्मेट भी डिफाइन किया था। अगर सिंपल करंट डेट और करंट टाइम तो सिंपली हमारा एक ऑब्जेक्ट है, आप उसको प्रिंट करा दो तो सिंपल आज की डेट और आज का टाइम आपको मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या करा कि उन्होंने एक फॉर्मेट दिया कि आपको डे और टाइम का फॉर्मेट क्या है। डे को आपको टुडे इज मंडे इस तरीके से रिप्रेजेंट कराना है, यानी आपको आउटपुट में ये दिखाना है, और टाइम इस तरीके से आना है। ठीक है, अब हम किस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाया मैंने टुडे, जिसके अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डेट। अब न्यू डेट क्या है, एक हमारा ऑब्जेक्ट है। अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो जो आज की डेट है वो आपको क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब जो हमारे प्रिंट के लिए हम यूज करते हैं इसमें console.log, जैसे आप अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रिंट एफ, स्कैन एफ, सी इन, सी आउट, ये सब यूज करते हैं। तो आप जावास्क्रिप्ट में जब भी आपको कोई भी प्रिंट
कराना होगा तो आप किसका यूज करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। अगर आप कंसोल डॉट लॉग करेंगे हमारे इसको टुडे को, तो जो टुडे के अंदर क्या आ जाएगा, आज का क्या आ जाएगा, डेट आ जाएगी। इसी तरीके से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया डे, जिसमें हमारा क्या आएगा, आज का डे आ जाएगा, जो भी हमारा डे होगा। टुडे डॉट गेट डे, जो कि हमारा आज का करंट डेट डे होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को प्रिंट करोगे तो करंट डेट और करंट डे हमें मिल जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये नहीं बोला कि करंट आपको बताना है, आपको मंडे प्रिंट कराना है कि आज डे कौन सा है, मंडे है। तो फिर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डे लिस्ट, उसके अंदर क्या बनाया, मैंने एक एरे बनाया। एरे हमारा क्या होता है, एरे का मतलब है जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यू को साथ में रखना हो तो वहां हमारा कॉन्सेप्ट आता है एरे का। अब एक तो है नहीं मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो ये काफी डेज है, तो एक से ज्यादा वैल्यूज है, तो यहाँ हमने किसका यूज किया, एरे का यूज किया। एरे के अंदर हमने सारे अपने डेज लिख दिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। अब ये हमारा एरे। अब हमें क्या प्रिंट कराना, टुडे इज कॉलन मंडे। अब आउटपुट पे ध्यान दें कि हमारा जो आउटपुट है वो है क्या, टुडे इज कॉलन मंडे। यानी मैंने क्या लिखा, कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग यानी प्रिंट के लिए, ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट कराना, टुडे इज कॉलन। अब यहाँ क्या आना, मंडे आना है, तो डे लिस्ट और डे, यानी डे लिस्ट में जाओ। डे लिस्ट क्या है, हमारा एरे है, और जो भी आज का डे हो वो आप क्या करा दो, प्रिंट करा दो। और डॉट प्लस और डॉट, क्योंकि इसमें डॉट भी है। तो इसका जो आंसर, अगर आप आउटपुट देखो तो इसका आउटपुट क्या आएगा, टुडे इज कॉलन, फॉर एग्जाम्पल आज मंडे है तो हमारे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा और डॉट, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से यहाँ तक हुआ है। अब ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया कि जो हमें डे को प्रिंट कराना था। अब हमें किसको प्रिंट कराना है, हमें टाइम को प्रिंट कराना है। अब हम टाइम को किस तरीके से प्रिंट कराएंगे, मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया आवर्स मिनट और सेकंड का। जो आर है वो हमारा एक तरीके से, जैसे हमने डे और डेट का बनाया, इसी तरीके से मैंने टुडे डॉट गेट आर की, जो भी उस टाइम जिस टाइम आप इसको वर्किंग में हो, जिस टाइम आप इसको प्रिंट करा रहे हो, उस टाइम जो आर है वो हमें मिल जाए, उसी टाइम जो मिनट है, उसी टाइम जो सेकंड है। यानी ये इसी तरीके से मैंने तीनों ऑब्जेक्ट बनाए जो हमें करंट आर मिनट और सेकंड देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बनाया, वेर प्रीपेंड। प्रीपेंड कुछ नहीं, प्रीपेंड सिर्फ एक वेरिएबल का नेम है, जिसके अंदर मैंने चेक करा कि जो हमारा आर्स आया, जो हमारा आर आया वो हमारे ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है तो पीएम, अदरवाइज एएम। एएम और पीएम के लिए मैंने इसको डिफाइन किया। फिर ये चेक किया कि जो हमारा आर है अगर वो 0 है और प्रीपेंड हमारा पीएम है। प्रीपेंड क्या है, प्रीपेंड कुछ नहीं, प्रीपेंड एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नेम है। तो अगर हमारा आर 0 है, प्रीपेंड हमारा पीएम है। फिर हमने चेक करा कि हमारी मिनट भी 0 है और सेकंड भी 0 है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा आर है उस टाइम जो आर है, यानी उस टाइम जो टाइम हो रहा है वो कितना हो रहा है, 12 आवर्स हो चुके हैं। और प्रीपेंड क्या है, हमारा नून, यानी वो टाइम कौन सा है, नून का टाइम है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है, वो आवर्स हमारे 12 है लेकिन प्रीपेंड चेंज हो गया, यानी वो पीएम हो गया। इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, बस इसमें आपको कंडीशन से याद रखनी है कि पहले हम आर और प्रीपेंड को चेक करेंगे, फिर हमने मिनट और सेकंड को चेक किया। उसी के बेस पे हमें पता चल गया कि हमारा आर और प्रीपेंड क्या है। ये मैंने पीएम के लिए किया, ये सब जो कॉन्सेप्ट है यहाँ तक का, ये मैंने किसके लिए किया, पीएम को चेक करने के लिए। सेम हमारा पीएम को चेक करने के लिए किया। अब यहाँ हम क्या करूंगी, मैं सेम इसको एएम के लिए चेक करूंगी। अब एएम के लिए चेक करा, सेम की आर 0 है या प्रीपेंड हमारा एएम है, उसके बाद मिनट और सेकंड को चेक किया। अगर ऐसा है तो हमारा मिडनाइट का टाइम है, अदरवाइज हमारा क्या, प्रीपेंड क्या है, हमारा एएम है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसमें मैंने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, यानी मैंने प्रिंट करा। प्रिंट मुझे क्या कराना, किस तरीके से कराना वो देखते हैं। करंट टाइम इज कॉलन 11 AM कॉलन 50 कॉलन 58, यानी आर मिनट सेकंड, इस तरीके से हम वर्क चल रहा है। तो करंट टाइम डॉट कॉलन आर्स, जितने भी आर्स होंगे 12 होंगे 9 होंगे 8 होंगे वो यहाँ आ जाएगा। प्रीपेंड क्या है, प्रीपेंड हमारा एक वेरिएबल है जो हमें बताएगा कि हमारा जो टाइम है वो पीएम में चल रहा है या एएम में चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन लगाई है प्रीपेंड के लिए कि प्रीपेंड हमारा एएम है या प्रीपेंड हमारा पीएम है। वहां से हमें प्रीपेंड मिल जाएगा, प्लस हमें फिर कॉलन, फिर हमें मिनट पता चल जाएंगे कि करंट मिनट क्या चल रही है और करंट सेकंड क्या चल रही है। तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, करंट डेट, और जो हमारा टाइम होगा करंट टाइम हमारे पास आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर होगा। अब ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 82 2022-23 में आया। ये हमारा सेम क्वेश्चन है कि आपको एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम बनाना है जिसको आपको डिस्प्ले कराना है HHMMSS, यानी आवर्स मिनट और सेकंड को आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो ये आप खुद से ट्राई करें, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे 82 2022-23 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन था क्या,
डिस्कस अबाउट मैथ एंड डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट। आपको क्या बताना था कि मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, डेट ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है। डेट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ हम क्या देखेंगे, हमारा मैथ ऑब्जेक्ट हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है। द जावास्क्रिप्ट मैथ ऑब्जेक्ट अलाउ यू टू परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क और नंबर। मैथमेटिक्स में आपको कोई भी परफॉर्म करना है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, आपको कोई भी परफॉर्म करना है तो आप उस टाइम किसका यूज करेंगे, मैथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ठीक है। अनलाइक अदर ऑब्जेक्ट द मैथ ऑब्जेक्ट हैज नो कंस्ट्रक्टर। मैथ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, द मैथ ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक। मैथ ऑब्जेक्ट क्या है, हमारी एक स्टैटिक आइडेंटिटी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज कैन बी यूज विदाउट क्रिएटिंग मैथ ऑब्जेक्ट फर्स्ट। सबसे पहले अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टीज या कोई भी मेथड आपको यूज करना है तो सबसे पहले आपको मैथ ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप अपना कोई भी प्रॉपर्टीज को यूज कर पाते हैं। अब बेसिकली इसका सिंटेक्स है क्या, मैथ डॉट प्रॉपर्टी। अब आपको मैथ की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है, प्रॉपर्टी में हमारा आ सकता है आपको एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, तो प्रॉपर्टी में हमारा वो आता है। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स डॉट ई मतलब आइलर नंबर, ये हमारे क्या देगा, कोई भी आइलर नंबर अगर आपको चाहिए हो तो आप इस वाले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आपको पाई की वैल्यू चाहिए हो तो ये वाला, स्क्वायर रूट चाहिए हो तो ये वाला, नेचुरल लॉगरिथम आपको किसी का निकालना हो तो आप ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, कुछ मैथ्स की ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, बहुत सारी होती हैं। ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए लिखी हैं, लेकिन आप काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज करके अपने कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो और अपने जो कैलकुलेशन है उसको काफी इजी से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग द मैथ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, डेट इन जावास्क्रिप्ट। और डेट हमारा क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, डेट ऑब्जेक्ट है स्टैटिक। डेट ऑब्जेक्ट भी हमारा क्या होता है, स्टैटिक आइडेंटिटी ही होती है। जैसे कि हमारा क्या था, अभी मैथ ऑब्जेक्ट था। क्रिएटिंग डेट ऑब्जेक्ट, हम डेट ऑब्जेक्ट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। डेट ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ न्यू डेट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि हमने अभी प्रोग्राम देखा था तो उसमें हमने डेट को किस तरीके से क्रिएट किया था, न्यू डेट ऑब्जेक्ट से हमने करंट डेट हमें मिल गई थी, तो हम इस तरीके से उसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, न्यू डेट क्रिएट अ डेट ऑब्जेक्ट विद द करंट डेट एंड टाइम। जैसे ही आप न्यू डेट को प्रिंट करेंगे तो हमें क्या प्रिंट कर देगा, करंट डेट और टाइम हमें प्रिंट करा देगा। जावास्क्रिप्ट स्टोर डेट एज नंबर ऑफ मिली सेकेंड सिंस 1 जनवरी 1970। वही है कि जावास्क्रिप्ट जो डेट का कॉन्सेप्ट है वो हमारा मिली सेकेंड्स में होता है। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो मिली सेकेंड में आएगा, कब से, 1 जनवरी 1970 से। ओनली 1 डे 24 आवर्स, हर एक दिन में कितने होते हैं, 24 आवर्स होता है। मिली सेकेंड में अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारी एक दिन का इतनी मिली सेकेंड होती है। तो यहाँ हमारा जो स्क्रिप्टिंग का पूरा पार्ट है यहाँ हमारा फिनिश होता है, वो है इंटरनेट। बेसिकली इंटरनेट होता क्या है, द इंटरनेट इज अ डिफाइंड एज अ ग्लोबल नेटवर्क। इंटरनेट क्या है, ग्लोबली नेटवर्क है और लिंक्ड कंप्यूटर, सर्वर्स, फोन, स्मार्टफोन्स, मोबाइल, लैपटॉप्स, इन सबको क्या करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। किस चीज के लिए, ताकि हम कम्युनिकेशन कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फोन में नेट है तो आप एक पर्सन टू दूसरे पर्सन पर मैसेज भी कर सकते हैं, आप कॉलिंग भी कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और कोई भी फाइल भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो क्या आप ये सब चीजें कर सकते हैं। विदाउट इंटरनेट आप एक जो डिवाइस है या एक मोबाइल फोन को दूसरे मोबाइल फोन से कनेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर बाय द यूज ऑफ इंटरनेट आप क्या कर पाते हैं, कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर पाते हैं बाय वन डिवाइस टू अदर डिवाइस। यही होता है मेन यूज ऑफ इंटरनेट। वही कम्युनिकेशन विद ईच अदर यूजिंग द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड टू इनेबल द फास्ट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड फाइल्स अलॉन्ग विद द अदर टाइप ऑफ सर्वर्स। जो हमारे इंटरनेट है क्या यूज करता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करता है जब आप कम्युनिकेट करते हैं। क्यों यूज करता है, इसकी वजह से जो हमारा एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो आप मैसेजेस सेंड कर रहे हैं वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। और जो आप फाइल्स सेंड करना चाहते हैं, कोई भी फोटोज वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। किसका यूज करके, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करके। जैसे कि आपको पता है ग्लोबल नेटवर्क है हमारा इंटरनेट, एक हमारा ग्लोबली नेटवर्क है। इंटरनेट आप ऐसे समझ सकते हैं ये हमारा इंटरनेट है जिससे हमारी काफी डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होती हैं और हम उनके बीच में कोई भी कम्युनिकेशन कर पाते हैं। ये हमारा होता है इंटरनेट। इंटरनेट एक बहुत वाइडली यूज टर्म है जो कि आज के टाइम में आप देखोगे बहुत ज्यादा यूज होती है। एक तरीके से आप ये समझ लो अगर आज हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते। फोन में इंटरनेट या रिचार्ज खत्म हो जाता है तो सबसे पहले हम क्या चाहते हैं कि हमारा नेट का रिचार्ज हो जाए, कॉलिंग का चाहे बाद में हो जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेट का रिचार्ज पहले हो। तो इंटरनेट हमारी लाइफ में आज इतना मेन रोल प्ले करता है। आई होप आपको क्लियर होगा कि इंटरनेट हमारा होता क्या है।
अब नेक्स्ट आता है हमारा इंटरनेट एड्रेसिंग। इंटरनेट एड्रेसिंग में हमारा पहला आता है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, अब ये होता क्या है? बेसिकली आईपी एड्रेस को मैं आपको बताऊं तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि कितने हजारों लाखों कंप्यूटर्स हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स हैं। अब आप किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे? उसके पास कुछ तो आइडेंटिटी होगी, जैसे कि हमारे पास हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? हमारा नेम। हमारा नेम ही हमारी आइडेंटिटी होती है। आप किस तरीके से एक पर्सन टू पर्सन को पहचानते हैं? उसके नाम से। इसी तरीके से जो हमारे लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स हैं उनको भी हमें किसी को आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिकली, तो उसके लिए उसका एक नाम होता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक तरीके से जैसा हमारा नेम है उसी तरीके से कंप्यूटर को एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया जिसकी वजह से हम किसी भी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंप्यूटर हमारा ये है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, इट इज एन आइडेंटिफाई नंबर दैट इज एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक कंप्यूटर नेटवर्क। ये हमारे पास एक आइडेंटिफाई नंबर होता है जिससे हम किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये नेटवर्क हमारा ये है। और ये कितने करोड़ों है, लेकिन ये क्या है? आज भी यूनिक है। हर किसी का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या? व्हेन कनेक्टेड टू द इंटरनेट द आईपी एड्रेस अलाउ द कंप्यूटर टू सेंड रिसीव एन इन्फॉर्मेशन। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं अपने आईपी एड्रेस को, तभी आप क्या कर पाते हैं? रिसीवर और सेंडर के बीच में इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर पाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा कि आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है। अब बेसिकली टाइप्स कितने होते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस, IPv4 एंड IPv6। या हमारे बेसिकली आप रिसेंट टाइम में देखें तो हम IPv6 का यूज करते हैं। अब IPv4 क्या था? IPv4 में हमारे पास लिमिटेड आईपी एड्रेस थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जितने पर्सन थे, जितने हमें लगा कि हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, हमने उसके अकॉर्डिंग आईपी एड्रेस डिफाइन कर दे कि हमारे इतने आईपी एड्रेस होंगे। लेकिन क्या हुआ? हमारी क्या पॉपुलेशन बढ़ती गई, पॉपुलेशन बढ़ी, हमारे आईपी एड्रेस भी बढ़ गए, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स भी बढ़ते गए। तो हमें उस टाइम आईपी एड्रेस क्या हो गया? हमारे पास रहे नहीं। न्यू कंप्यूटर्स, न्यू लैपटॉप्स को हमें आईपी एड्रेस नहीं दे पा रहे थे। तब इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया हमारा IPv6 ने। IPv6 के अंदर इतने सारे आईपी एड्रेस हैं कि आज भी हमारे पास काफी सारे हजारों आईपी एड्रेस, लाखों आईपी एड्रेस अब भी हमारे पास अवेलेबल हैं, इतने करोड़ों डिवाइसेस को देने के बाद भी। तो IPv6 और IPv4 और IPv6 का हमारा ये कॉन्सेप्ट था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आईनेट एड्रेस। आईनेट एड्रेस क्या होता है? द java.net.inet एड्रेस क्लास प्रोवाइड मेथड टू गेट द आईपी एड्रेस ऑफ एनी होस्टमैन। अब आपको आईपी एड्रेस पता चल गया आईपी एड्रेस क्या होता है। अब आईपी एड्रेस को आप फाइंड कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल कितने सारे कंप्यूटर लैपटॉप्स हैं, अब किस तरीके से आप आईपी एड्रेस फाइंड करेंगे? कुछ तो मेथड होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम किसी का फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं? जाके पूछते हैं कि आपका नेम ये है, तो आपके लैपटॉप से या कंप्यूटर से ये पूछेंगे कि मुझे बताओ कि आपका आईपी एड्रेस क्या है, या वो बोल के आपको बता देगा? ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास एक मेथड होता है java.net.inet एड्रेस। एक हमारी क्लास होती है जो हमें एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम किसी भी होस्टमैन का क्या फाइंड कर सकते हैं? आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन आईपी एड्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय 32 बिट और 128 बिट अनसाइंड नंबर। जो हमारा आईपी एड्रेस होता है, हम जब उसे रिप्रेजेंट करते हैं बिट की फॉर्म में, तो वो हमारा 32 बिट और 128 बिट में हमारा रिप्रेजेंट होता है। अनसाइंड नंबर यानी कोई भी हमारा नेगेटिव नंबर इस तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं होता आईपी एड्रेस के अंदर। 32 बिट का होगा या वो 28 बिट का होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आईनेट एड्रेस कैन हैंडल बोथ IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस। जो आईनेट एड्रेस है वो हमारा IPv4 एंड IPv6 एड्रेसेस को दोनों को हैंडल करता है। आई होप आपको क्लियर होगा। बेसिकली ये क्या है? ये हमारा यूज्ड होता है आईपी किसी भी होस्टमैन का आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए। अब ये टाइप्स का, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आईनेट एड्रेसिंग, यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट। यूनिकास्ट क्या होता है? एन आइडेंटिफायर फॉर अ सिंगल इंटरफेस। जब हमारे पास एक सिंगल इंटरफेस होता है वो हमारा क्या होगा? यूनिकास्ट होगा। जब हमारे पास मल्टीपल सेट ऑफ इंटरफेसेस होता है यानी काफी सारे इंटरफेसेस होते हैं हमारे, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है मल्टीकास्ट। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री मेथड। फैक्ट्री मेथड क्या होता है? द आईनेट एड्रेस क्लास इज यूज्ड टू एनकैप्सुलेट बोथ द न्यूमेरिकल आईपी एड्रेस एंड द डोमेन नेम ऑफ दैट एड्रेस। ये क्या होता है? जो हमारा आईनेट एड्रेस है वो क्या करता है? वो अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है। जो हमने बोला ना कि आईनेट एड्रेस एक क्लास है, तो वो अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है न्यूमेरिक वैल्यू भी और उसका डोमेन नेम भी। जो भी हमारा आईपी एड्रेस है उसका कोई नेम होगा, उसका नेम भी और उसका आईपी एड्रेस भी क्या करता है? अपने अंदर एनकैप्सुलेट करता है।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द आईनेट एड्रेस क्लास हैज नो विजिबल कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, फैक्ट्री मेथड है स्टैटिक मेथड। जो फैक्ट्री मेथड होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्टैटिक मेथड होते हैं। स्टैटिक यानी जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड स्टैटिक। वही है, इन अ क्लास दैट रिटर्न एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। जो हमारा फैक्ट्री मेथड है वो हमेशा क्या करता है, जो सी क्लास है उसका ऑब्जेक्ट को रिटर्न करता है। कौन, फैक्ट्री मेथड। आई होप ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या, हमारा टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट, जो कि हमारे एकीटू 2018-19 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लॉन्ग क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये होता क्या है, टीसीपी आईपी सॉकेट आर यूज टू इम्प्लीमेंट रिलायबल बाय डायरेक्शनल परसिस्टेंट पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड द इंटरनेट। अब होस्ट कौन है, हम। होस्ट और इंटरनेट के बीच में जो कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो किसकी हेल्प से होता है, हमारा टीसीपी आईपी, जो एंश्योर करता है कि हमारा जो कनेक्शन है वो हमारा रिलायबल कनेक्शन है, बाय डायरेक्शनल है, परसिस्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट है, स्ट्रीम बेस्ड कनेक्शन है। ये इसका मेन वर्क होता है, क्या करना, कनेक्शन स्टैब्लिश करना होस्ट और इंटरनेट के बीच में। कौन, टीसीपी आईपी क्लाइंट सॉकेट का। ठीक है, अब ये होता क्या है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट में इसको पढ़ेंगे। आ सॉकेट कैन बी यूज टू कनेक्ट जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम टू अदर प्रोग्राम। ये जो हमारा सॉकेट होता है ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये हमारा यूज होता है कि हम जावा इनपुट आउटपुट सिस्टम को कनेक्ट कर सके किसी प्रोग्राम से, दैट में डिसाइड आइदर ऑन द लोकल मशीन और एनी अदर मशीन ऑन द इंटरनेट। या तो आपकी खुद की लोकल मशीन हो या इंटरनेट पे कोई भी XYZ कोई भी मशीन हो, अगर आपको उससे कनेक्टिविटी चाहिए तो आप किसका यूज करेंगे, सॉकेट का यूज करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देयर आर 2 टाइप ऑफ टीसीपी सॉकेट। हमारे पास जो टीसीपी सॉकेट्स होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है, 1 in 4 सर्वर, 2 for क्लाइंट। एक सर्वर के लिए होता है, क्लाइंट के लिए होता है। क्लाइंट यानी हमारे लिए होता है, सर्वर यानी जो सर्वर होता है उसके लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द सर्वर सॉकेट इज फॉर सर्वर, द सॉकेट क्लास इज फॉर क्लाइंट। जो हमारा सर्वर होता है उसके लिए जो हम सॉकेट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं सर्वर सॉकेट, और जो हमारा क्लाइंट होता है यानी जो सॉकेट यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम सॉकेट क्लास का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 2 कंस्ट्रक्टर यूज टू क्रिएट क्लाइंट सॉकेट। जब भी आपको क्लाइंट सॉकेट क्रिएट करना हो तो आपको 2 कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। पहला हमारा होता है फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में जो आपको आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ते हैं वो क्या होता है, स्ट्रिंग होस्ट नेम जो भी होगा उसका वो आपको पास करना है, एंड इंट पोर्ट, और जो उसका पोर्ट नंबर होगा वो। नेक्स्ट है हमारा आईनेट, जो हम कंस्ट्रक्टर पास करेंगे जो उसके पैरामीटर्स होंगे वो पहला होगा आईनेट एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड पोर्ट नंबर। इसमें हमारे 2 पैरामीटर्स होंगे, इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स होंगे। बेस्ड ऑन आर कंडीशन हम देखेंगे कि हमें कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करना है अपने होस्ट और इंटरनेट के बीच में कनेक्टिविटी बनाने के लिए। यह हमारा मेन वर्क होता है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है, इट पॉइंट टू द रिसोर्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। बेसिकली आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आपको कोई भी लिंक शेयर होता है आपको एक यूआरएल ही शेयर होता है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी वेबसाइट विजिट करनी है तो उसका यूआरएल आपका फ्रेंड आपको शेयर करेगा और आप उस पर क्लिक करेंगे और जो भी उस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है आप उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को फेच कर सकेंगे या उस वेबसाइट को विजिट कर सकेंगे। तो हमारा जो यूआरएल है वो क्या करता है, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब पे जो भी हमारी रिसोर्सेज होती हैं हमें वो प्रोवाइड करता है कि हमें यूआरएल के थ्रू अपनी वर्ल्ड वाइड वेब पे ओवरऑल इंटरनेट जो भी हमें रिसोर्सेज है, डेटा है, इंफॉर्मेशन है, हमें उसको हेल्प करता है फेच करने के लिए। बेसिकली ये हमारा वर्क होता है यूआरएल का। फॉर एग्जांपल आपने गिटहब आप काफी यूज करते होंगे, मोस्ट कॉमन है। तो जब आपकी गिटहब प्रोफाइल होती है तो आप क्या करते हैं, आपको कोई भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया तो आप क्या करते हैं उसका जो यूआरएल है वो शेयर कर लेते हैं अपने किसी फ्रेंड को, वो उस यूआरएल पे जाएगा और वो सीधा आपकी क्या गिटहब प्रोफाइल पे पहुंच जाएगा और आपने जो भी प्रोजेक्ट बनाया वो उसको विजिट कर पाएगा। तो ये हमारी पावरफुल एक बहुत पावरफुल वेपन है हमारा यूआरएल, कि हम किसी भी रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को शेयर कर सकते हैं। वही जैसे फॉर एग्जाम्पल http:// इस तरीके से हमेशा आता होगा www.multiatoms.com। फॉर एग्जाम्पल हमारी वेबसाइट है multiatoms.com। अगर हमें उसका यूआरएल हम आपको प्रोवाइड कराएंगे तो आप क्या करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे और वहां से आप हमारे जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको क्या कर सकेंगे, फेच कर सकेंगे। अब जो हमारा HTTPS क्या होता है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो हमारा प्रोटोकॉल्स यूनिट 1 में पढ़ा था। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स यानी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं।
और ये जो www.multiatoms.com होता है, ये क्या होता है, हमारा एड्रेस होता है, जो कि यानी आप समझिए कि हमारी वेबसाइट है तो हमारा एड्रेस होगा, किसी और की वेबसाइट होगी तो उसका एड्रेस होगा, www.instagram.com होगा तो वो इंस्टाग्राम का एड्रेस होगा। इस तरीके से /wt ट्यूटोरियल्स, यहाँ कुछ फाइल्स ऐड करते हैं, जो भी फाइल हो तो यहाँ स्लैश करके वो हमारी फाइल होती है। यह हमारा होता है वर्क यूआरएल का। अब हमारे यूआरएल के अंदर क्या क्या कंटेन होते हैं, यानी कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल हमारा बेसिकली क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स। ये जो हमारा HTTP है, ये हमारे क्या करता है, हमारे सेंडर और रिसीवर के बीच में जब हम डेटा को शेयर करते हैं तो ये हमारी हेल्प करता है कि हम सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या कर सके, इजीली डेटा को शेयर कर सकें। ठीक है, अब हमारा प्रोटोकॉल्स क्या था, प्रोटोकॉल्स यानी सेट ऑफ रूल्स। अब इसमें ये लिखा है इन दिस केस HTTP इज द प्रोटोकॉल। अगर हम इस केस में देखें तो हमारे यूआरएल में जो हमारा प्रोटोकॉल होता है वो कौन सा होता है, हमारा HTTP हमारा प्रोटोकॉल होता है। नेक्स्ट क्या है, सर्वर नेम और IP एड्रेस। सर्वर नेम या IP एड्रेस यानी www. जैसे java.point.com, multiatoms.com, instagram.com, gfg.com, तो ये जो सब होते हैं ये क्या होते हैं, सर्वर के नेम होते हैं। सर्वर क्या होता है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं जहां हमारा सारा डेटा जो हमें लाके देता है सर्वर, वो हमारा सर्वर का नेम हम प्रोवाइड कराते हैं किसको, यूजर को, कि वो हमारे उसको क्लिक करे और वो हमारे डेटा को फेच कर सके। नेक्स्ट होता है हमारा पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर हमारा क्या होता है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट है, ये हमारा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। इफ वी राइट http://www.multiatoms.com.at, ये तो हमारा समझ आ गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा प्रोटोकॉल है। ये .80 क्या है, ये .80 जो है ये हमारे रिप्रेजेंट करता है पोर्ट नंबर। आप किसी भी वेबसाइट को विजिट करेंगे, काफी बार आप देखेंगे कि उसके जो यूआरएल में कुछ नंबर होते हैं डॉट करके, 125438, कुछ भी XYZ नंबर होंगे, तो जो वो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा पोर्ट नंबर होता है उस IP एड्रेस का। ठीक है, /WT फाइल जो भी फाइल्स होगी। 80 इज द पोर्ट नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो 80 है ये क्या हमारा पोर्ट नंबर है। इफ पोर्ट नंबर इज नॉट मेंशन इन द यूआरएल इट रिटर्न -1। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि आप काफी यूआरएल्स देखेंगे, काफी वेबसाइट्स देखेंगे कि उनके जो यूआरएल्स में उसमें हमारा पोर्ट नंबर नहीं होता। अगर पोर्ट नंबर नहीं होता तो आप ये समझ लीजिए कि वो रिटर्न क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है -1। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है हमारा पोर्ट नंबर का। नेक्स्ट क्या होता है हमारा फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। फाइल नेम या डायरेक्ट नेम तो बहुत सिंपल है, जो भी आपकी फाइल है उसका जो नेम होगा उसको ही हम फाइल नेम या डायरेक्टरी नेम बोलते हैं। ये हमारे कुछ इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। यूआरएल जो हमारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है वो प्रोटोकॉल्स हो गया, IP एड्रेस या सर्वर नेम, पोर्ट नंबर, फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम। ये हमारे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या होता है हमारा डेटाग्राम्स। अब डेटाग्राम्स क्या होते हैं, डेटाग्राम्स आर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डेटाग्राम्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस वाया द एस्टैब्लिश नेटवर्क। बेसिकली अब डेटाग्राम्स क्या होता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन है, काफी सारी इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं, आपने इन्हें एक जगह कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एक डेटाग्राम बन गया। अब डेटाग्राम क्या करता है, अगर आपको एक सेंडर से रिसीवर तक आपको क्या पहुंचाना है, इस डेटाग्राम को क्या करना है, शेयर करना है, तो वो एक नेटवर्क इस्टेब्लिश करता है आपके सेंडर और रिसीवर के बीच में, ताकि आप क्या कर सके, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। ये हमारा मेन वर्क होता है हमारा डेटाग्राम्स का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन द डेटाग्राम इज सेंड टू द टारगेट डिवाइसेस। जब भी हम डेटाग्राम को सेंड करते हैं रिसीवर के पास, देयर इज नो एश्योर दैट इट विल बी रीच टू द टारगेट डिवाइस सेफली एंड कंप्लीटली। अब बेसिकली क्या है, अब मैंने यहाँ से एक मैसेज या कोई भी मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की यहाँ से मुंबई, ठीक है, अब मैंने सेंड तो कर दी, अब कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंड किया, डेटाग्राम्स की फॉर्म में मैंने इंफॉर्मेशन को शेयर किया। अब ये इस्टेब्लिश नेटवर्क इस्टेब्लिश हो गया, इंफॉर्मेशन पहुंच गई, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने सेंड किया है इंफॉर्मेशन वो टारगेट डिवाइस यानी रिसीवर के पास तक पहुंची है या नहीं, या पहुंच गई है या नहीं। ये एश्योरेंस डेटाग्राम्स में नहीं होती, ये हमें नहीं पता कि वो हमारी जो टारगेट डिवाइस है उस तक पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। बीच में हो सकता है हमारा करप्ट हो जाए, हमारा मैसेज चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है, टारगेट हो जाए, अटैक हो जाए, कोई भी साइबर अटैक हो जाए। तो इसमें ये सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा मैसेज पहुंचा है या नहीं पहुंचा। नेक्स्ट क्या है, द UDP प्रोटोकॉल यूज टू इम्प्लीमेंट द जावा डेटाग्राम्स इन डेटाग्राम्स इन जावा। UDP प्रोटोकॉल हमारे इम्प्लीमेंट होता है जावा के अंदर डेटाग्राम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर हमें जावा के अंदर डेटाग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना है तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे, UDP प्रोटोकॉल्स का यूज करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, जावा सर्किट प्रोग्रामिंग होता क्या है।
ये हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे AQ 2018, 19 और 22-23 में पूछा गया था। तो ये जावा सर्किट प्रोग्रामिंग होती क्या है? पहला पॉइंट क्या है? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन रनिंग ऑन डिफरेंट JRE यानी जावा रन टाइम एनवायरमेंट। जावा सर्किट प्रोग्रामिंग हमारी बेसिकली किस चीज के लिए यूज है? कम्युनिकेशन के यूज होती है। जो हमारी डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, अगर हमें उसके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो हम किसका यूज करेंगे? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग का। लेकिन इसमें जो एप्लीकेशन है वो रन कहाँ होती है? वो डिफरेंट डिफरेंट हमारे जावा रन टाइम एनवायरमेंट पे रन होती है, कि एक हमारी एप्लीकेशन यहाँ रन हो रही है, एक दूसरी कहीं और हो रही है, तीसरी कहीं और हो रही है। लेकिन उनके बीच में कम्युनिकेशन अगर हमें कराना है तो हमें किसका यूज करना पड़ेगा? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग का यूज करना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या? जावा सर्किट प्रोग्रामिंग कैन बी कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। ऐसा भी हो सकता है कि आप वायर का यूज कर रहे हैं, कनेक्शन एक स्टैब्लिश हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में जब आप कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है वो कनेक्शन लेस है, यानी कनेक्शन ओरिएंटेड भी हो सकता है, कनेक्शन लेस भी हो सकती है। नेक्स्ट यार, टू कनेक्ट टू अनदर मशीन वी नीड टू सॉकेट कनेक्शन। जब भी हम कनेक्ट करते हैं एक मशीन को दूसरे मशीन के साथ, तो आप ये समझिए कि एक मशीन दूसरे मशीन के साथ अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेती है, यानी IP एड्रेस, पोर्ट नंबर, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं? एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है। A socket connection means the two machine have information about each other network location, IP address and TCP port। वही मैंने बताया, अगर हमारे दो मशीन्स के बीच में हम क्या करा रहे हैं? कनेक्शन स्टैब्लिश करा रहे हैं, तो वो क्या करती है? आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर कर लेते हैं वायर नेटवर्क का यूज कर वो एक दूसरे के साथ अपना IP एड्रेस और TCP पोर्ट जो है उनका वो शेयर कर लेती है। नेक्स्ट यार, देन उसके बाद वो शेयर कर ले तो उसके बाद क्या होता है? देन सर्वर मेक अ न्यू सॉकेट फॉर कम्युनिकेशन विद देम। जब वो एक दूसरे के साथ अपना IP एड्रेस, पोर्ट नंबर सब शेयर कर लेते तो सर्वर कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अब हम आपको एक न्यू सॉकेट देंगे जिसके थ्रू आप क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेशन अपने कर पाएंगे। तो सर्वर उनको क्या करता है? एक सॉकेट प्रोवाइड कर देता है, वो उसके बेस पे क्या कर पाते हैं? कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन या डेटा को शेयर कर पाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या? अ सॉकेट इज सिंपली एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द मशीन। एक सॉकेट क्या, हम सिंपली बोल सकते हैं कि एंड पॉइंट है फॉर जो हमारे कम्युनिकेशन के लिए वो एक एंड पॉइंट का काम करता है बिटवीन द मशीन। अब एंड पॉइंट क्या होता है? एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो रेस्टोरेंट में आप क्या देखते हैं? मेन्यू बार देखते हैं। ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ आपको चाइनीज डिशेज मिलेंगी, चाइनीज में आपको बर्गर, पिज्जा, चाउमीन, ये सब चीजें मिलेंगी। क्या आप वहां बोल सकते हैं कि मुझे दाल खानी है? नहीं ना। आप ऐसा जो उसमें लिखा हुआ है आप वही ऑर्डर कर सकते हो, उसके अलावा तो कुछ नहीं कर सकता। वहां ये थोड़ी बोलेंगे कि मुझे डोसा चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये हमारे क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड एंड पॉइंट्स। जो हमारा चाइनीज में जो मेन्यू बार में लिखा हुआ है कि चाउमीन, बर्गर और कुछ भी हो गया, XYZ, पिज्जा, मोमोज, ये हमारे क्या है? ये एंड पॉइंट्स है। ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमारे एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है। द सर्किट क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट अ सर्किट। हम सर्किट क्लास का यूज करते हैं सर्किट को क्रिएट करने के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा कि जावा सर्किट प्रोग्रामिंग अगर आता है तो आपको इसी तरीके से इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन करना है, और आपको एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा कि एंड पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे AQ 2021-22 में पूछा गया था। अब क्वेश्चन था क्या? क्रिएट अ जावा प्रोग्राम टू फाइंड आउट द IP एड्रेस ऑफ योर मशीन। अब आपको एक प्रोग्राम लिखना था, जावा का प्रोग्राम लिखना था कि आपकी जो मशीन है आप उसका क्या कर पाए? IP एड्रेस को फाइंड कर पाए। अब उसको आप किस तरीके से करेंगे? अब सबसे पहले आपने क्या किया? import java.net.inet एड्रेस। आपने क्या किया? इस पैकेट को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। अब ये क्या काम करेगा? inet एड्रेस क्या काम करता है? मैंने आपको पहले भी बताया, inet एड्रेस हमारा फाइंड करता है हमारा IP एड्रेस की। हमारे जो कंप्यूटर है, जो कि हमारी मशीन है, उसका IP एड्रेस को फाइंड करने के लिए हमने इस पैकेट को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो हमारा पैकेट हमने इंपोर्ट किया वो कौन सा? इंपोर्ट java.net.unknown host exceptions। अननोन होस्ट एक्सेप्शंस यानी कि जिसका मशीन का हम IP एड्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं वो मशीन हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती, या जहां हम फाइंड कर रहे हैं वहां वो मशीन अवेलेबल ही नहीं है, या वो वहां मशीन प्रेजेंट ही नहीं है। तो उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये पैकेज को इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम के अंदर। आई होप ये दोनों पैकेज आपको क्लियर होंगे कि हमने क्यों ये दोनों पैकेज अपने प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट किए। नेक्स्ट क्या? हमने क्लास बनाई है। जब भी हम क्लास बनाते हैं सबसे पहले हमारा होता है उसका मोड ऑफ इनहेरिटेंस। मोड ऑफ इनहेरिटेंस यानी वो पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है, कि आप मोड ऑफ इनहेरिटेंस उसका क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी क्लास बने वो क्या बने? पब्लिक
बने। पब्लिक क्लास आईपी एड्रेस फाइंडर की, ये आईपी एड्रेस फाइंडर मैंने इसका नाम रखा इस क्लास का आईपी एड्रेस फाइंडर, यानी ये क्या करेगा, जो भी हमारी आईपी एड्रेस है उसको क्या करेगा, फाइंड करेगा। देन उसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर कुछ स्ट्रिंग और कुछ आर्ग्यूमेंट मैंने क्या कर दिए, पास कर दिए। उसके बाद मैंने ट्राई और कैच। ट्राई जो होता है, ट्राई और कैच हमारे एक मेथड होता है जो हम यूज करते हैं अपने किसी भी कोई भी चीज हम फाइंड करने। ट्राई और कैच हमारे एक तरीके से आप समझ सकते हैं काफी यूजफुल वे है कि हमारे एरर को हैंडल करने के लिए, कि अगर वो चीज हमें मिल जाती है तो ठीक है, अदरवाइज आप किस पे जाएंगे, कैच पे जाएंगे। कैच में क्या होता है, वो हमारा एरर हैंडलिंग के लिए वर्क करता है। अब ट्राई हम क्या कर रहे हैं, गेट द लोकल होस्ट, जो हमारा लोकल होस्ट है उसका आईपी एड्रेस को हम फाइंड करें। किस तरीके से फाइंड करें, हमने एक वेरिएबल बनाया आईनेट एड्रेस लोकल होस्ट इक्वल टू आईनेट एड्रेस डॉट गेट लोकल होस्ट, कि जो हमारा लोकल जो आईनेट एड्रेस है, आईनेट एड्रेस हमारा क्या वर्क कर रहा है, आईपी एड्रेस को फाइंड करने के लिए, कि जो आईनेट एड्रेस के अंदर है आपको क्या चाहिए, जो लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस है आप उसको फाइंड कर लो। वो फाइंड करके इसके अंदर आ जाएगा, फिर हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे। अब हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए अलग कोई ना कोई अलग रूल होता है। जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट में जाएंगे console.log, C++ में जाएंगे तो सी आउट, सी में जाएंगे तो printf, scanf, तो हर जगह हर चीज का एक अलग इम्प्लीमेंटेशन है। इसी तरीके से जावा में हम यूज करते हैं कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए system.out.println, हम ये किस चीज के लिए यूज कर, प्रिंट करने के लिए। अब हम प्रिंट क्या कर रहे हैं, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस प्लस लोकल होस्ट डॉट गेट होस्ट एड्रेस, की जो भी हमारा होस्ट का एड्रेस है वो हमें मिल जाए, और वो हम क्या करा दे, प्रिंट हमने करा दिया कि हमारे पास अभी क्या आ गया, हमारा लोकल होस्ट का क्या आ गया, एड्रेस आ गया, आईपी एड्रेस आ गया। अब नेक्स्ट क्या है कि हमारे एक लोकल होस्ट है, अब उससे काफी सारे जो भी हमारे लोकल होस्ट कनेक्टेड है हमें उनका भी एड्रेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आई नेट एड्रेस, एक एरे बनाया हमने और लोकल एड्रेसेस की, जो भी हमारे लोकल होस्ट से कनेक्टेड है या उससे एसोसिएटेड जो भी हमारे मशीन्स है, हमें उनके भी आईपी एड्रेस को क्या करना है, फाइंड करना है। तो मैंने क्या किया, आईनेट एड्रेस डॉट गेट ऑल बाय नेम लोकल होस्ट डॉट गेट कैनोनिकल होस्ट नेम, की जो भी मेरे आईपी एड्रेस या जो भी मेरे होस्ट से जो भी कनेक्टेड हैं, जो भी एसोसिएटेड अदर होस्ट हैं, मुझे उन सबका आप क्या ला दें, क्या ला दें, आप उसका होस्ट नेम ला दें, जो कि इसके अंदर आ जाएगा। अब वो काफी सारे होंगे क्योंकि एक मशीन से एक ही तो कनेक्ट नहीं होती, काफी सारी होंगी, तो क्या होगा, मेरे पास एक एरे में आउटपुट आएगा। एरे में क्या होता है, जब भी आपको एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करानी हो तो आप एरे का यूज करते हैं। तो यहाँ जो मुझे आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा, एक एरे में मिलेगा। अब मैंने उसको सिंपली प्रिंट करा दिया, system.out.println सिंपली प्रिंट करा दिया जो भी मेरे पास आए। अब मैंने क्या करा, एक लूप चलाया, क्योंकि एरे में मेरे पास वैल्यूज आए हैं। अब एरे में आपको वैल्यू फेच करनी है कोई भी, तो आपको पता होगा कि हम लूप का यूज करते हैं। तो मैंने किसका यूज किया, यहाँ फॉर लूप का यूज किया और प्रिंट करा दिया जो भी मेरा होस्ट एड्रेस है, जो भी मेरे मशीन का एड्रेस है वो मेरे पास आ गया। मेरा फॉर लूप चलाया और मैंने उनको बता दिया कि जो भी हमारे ऑल लोकल एड्रेसेस है वो मुझे सब प्रिंट कर दो। अब उन्होंने वो प्रिंट कर दिया और फिर मुझे मेरा खुद का जो मेरी मशीन का आईपी एड्रेस है वो मेरे को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, मैंने आपको बताया ट्राई और कैच। ट्राई में तो हमने ये सब वर्क कर लिया। कैच क्या होता है कि हमारे एरर हैंडलिंग के लिए वर्क करता है, कि जो भी हमारे एक्सेप्शंस एरर आ जाए तो सीधा हमारा कोड जंप कर जाए कैच वाले पे। तो कैच में क्या क्या, अननोन होस्ट एक्सेप्शन ई, ये हमारे क्या कर रहा है कि जो भी हमारा होस्ट है अगर वो हमें नहीं मिल रहा तो उस एरर को हैंडल करने के लिए हमने ये लिखा है। तो क्या कर दिया, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैक हैंडल द केस वेयर द होस्ट इज अननोन, ये उस केस को हैंडल कर लेगा जब हमारे पास हमारा जो होस्ट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये यूनिट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप ये यूनिट आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने क्या देखा, 3 ईयर PYQs क्वेश्चन भी सॉल्व किए और AKTU लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी हमारा अपडेटेड सिलेबस था वहाँ के हमने सारे टॉपिक्स को भी कवर किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके हमारे नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।